ओके सो कभी सोचा है बर्निंग गॉडजिला और शिमो की फाइट हो जाए तो विनर कौन बनेगा और किसका हीलिंग फैक्टर बेटर है, हेला या फिर स्कारलेट विच? और क्या फ्लैश स्कारलेट विच को बीट कर सकता है? ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस की बात आज हम करने वाले हैं, तो चलो अब शुरू करते हैं। बर्निंग गॉडजिला वर्सेस शिमो। तो न्यू ट्रेलर में हमें शिमो का फर्स्ट लुक देखने मिल चुका है, बट एक तरफ बर्निंग गॉडजिला है जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब और मोथरा की वजह से अपना ये वाला फॉर्म मिला था जो काफी कम समय के लिए एक्टिव था, लेकिन फिर भी बर्निंग गॉडजिला बहुत डेंजरस है क्योंकि ये इतना गर्म है कि आसपास की चीजें मेल्ट होने लगती है और साथ में इसके पास न्यूक्लियर पल्स है जो 270 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म होती है। इस पल्स को ब्लॉक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इवन किंग गिडोरा जिसके पास हीलिंग एबिलिटीज थी वो भी न्यूक्लियर पल्स के आगे नहीं टिक पाया। और ये एक फैक्ट है कि अगर गॉडजिला के पास अपना बर्निंग फॉर्म ना होता तो 7 जन्म में भी गिडोरा को बीट नहीं कर पाता। लेकिन दूसरी ओर फर्स्ट टाइटन शिमो है जिसके प्रेजेंस से आसपास की चीजें बर्फ में जमना शुरू हो जाती है और शिमो का साइज बर्निंग गॉडजिला से ऑलमोस्ट डबल है और इसके पास अपनी फ्रोस्ट बाइट है जिससे अपने एनिमी को बर्फ में जमा देता है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि इसने आइस एज ला दिया था और गिडोरा को फ्रीज किया था, लेकिन ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कौन सा मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल है। बेसिकली वो बर्निंग गॉडजिला है क्योंकि इसके ऊपर मॉन्स्टर्स के अटैक काम नहीं करते हैं और साथ में इतना गर्म है कि शिमो जैसा बर्फीला मॉन्स्टर इसे कभी फिजिकल फाइट नहीं करेगा क्योंकि हीट शिमो की सबसे बड़ी वीकनेस है और शिमो के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी नहीं है। इसलिए अगर वो गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्स के कांटेक्ट में आ गया तो बहुत बुरी तरीके से जल जाएगा। ओवरऑल देखे तो शिमो पावरफुल टाइटन है, लेकिन वो एक कोल्ड क्रिएचर है जो बहुत ज्यादा देर तक हीट में सर्वाइव नहीं कर सकता और जिस लेवल की रेडिएशन गॉडजिला एमिट करता है उसके सामने स्पेस मॉन्स्टर का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिजिकली उसके सामने तो शिमो कुछ भी नहीं है, इसलिए बर्निंग गॉडजिला ज्यादा पावरफुल है शिमो से। स्कारलेट विच के अंदर ब्लड है या फिर क्योस मैजिक? अब वैसे लॉजिकली देखा जाए तो स्कारलेट विच के अंदर ब्लड ही है, लेकिन डार्क होल्ड पड़ने के बाद से स्कारलेट विच का क्योस मैजिक बहुत हाई लेवल पर जा चुका है जिसकी वजह से उसकी बॉडी ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। आज के टाइम पर तो स्कारलेट विच को फिजिकली डैमेज देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है, लेकिन अगर डैमेज हो भी जाता है तो क्योस मैजिक ऑटोमेटिकली स्कारलेट विच की बॉडी को हील करना शुरू कर देता है। और अगर हम वंडा की वेन्स को देखें तो यह साफ दिख जाता है कि उसके वेन्स से क्योस मैजिक रिलीज होता है। तो स्कारलेट विच के बॉडी के अंदर ब्लड और क्योस मैजिक दोनों है, बट क्योस मैजिक की वजह से बॉडी के डैमेज एरिया से ब्लड बाहर नहीं निकलता है। स्कारलेट विच हीलिंग फैक्टर वर्सेस हेला हीलिंग फैक्टर। अब मार्वल वाले अपने हीलिंग फैक्टर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इनफैक्ट हमें तो ये भी नहीं पता कि हल्क खुद को रीजनरेट कर सकता है या नहीं, बट हेला और स्कारलेट विच दोनों ने ऑन स्क्रीन खुद को हील किया है। अब स्कारलेट विच की हीलिंग एबिलिटी ज्यादा बेटर तरीके से हमें देखने मिली है क्योंकि उसने मिरर डायमेंशन के बैरियर को क्रॉस किया था। वही दूसरी ओर हेला ने कुछ सिचुएशन में अपने होम्स को हील किया है, वो कई बार स्टैब भी हो चुकी है और थॉर ने तो सीधा ओडिन के स्पेयर को हेला के पेट में घुसा दिया था, लेकिन तब भी हेला हील हो गई थी। सो कंक्लूजन की बात करें तो दोनों की हीलिंग फैक्टर्स इक्वल है। जब तक क्योस मैजिक एग्जिस्ट करता है स्कारलेट विच को हीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हेला की हीलिंग एबिलिटीज डिपेंड करती है एसगार्ड पर। इसलिए अगर किसी वजह से एसगार्ड खत्म हो गया तो हेला अपनी हीलिंग एबिलिटीज को भी खो देगी। लेकिन अब ये दोनों अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकती है या नहीं वो बताना मुश्किल है क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मार्वल वाले अपने हीलिंग्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हेला वर्सेस एज ऑफ अल्ट्रॉन एवेंजर्स। अब हेला के पावर्स के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, इसलिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बट एज ऑफ अल्ट्रॉन के एवेंजर्स में टियर लेवल पर थे, मतलब ये बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड भी नहीं थे और बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं थे, इसलिए अब इन्हें कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करते हैं जैसे हॉकाई और ब्लैक विडो, और ये दोनों 7 जन्म में भी हेला जैसे गॉडेस को बीट नहीं कर सकते क्योंकि हॉकाई के एरोज और ब्लैक विडो की सस्ती इलेक्ट्रिक अटैक्स का असर हेला पर नहीं होने वाला। हेला सिर्फ अपने एक झापड़ से इन दोनों का खेल खत्म कर सकती है। फिर आता है हमारा कैप्टन अमेरिका। अब कैप्टन अमेरिका के पास वाइब्रेनियम शील्ड है, इसलिए ये हेला के कुछ अटैक्स को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर सकता है। बट हेला के पास कैप्टन से ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है और जिस हिसाब से हेला की स्ट्रेंथ लेवल हमें देखने मिलती है उसे देखकर तो हम साफ बोल सकते हैं कि हेला एक झटके में वाइब्रेनियम शील्ड को तोड़ देगी और शील्ड टूटने के बाद तो वैसे भी कैप्टन कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा, इसलिए हेला कैप्टन को भी बीट कर देगी। अब इस टाइम पर वंडा के पास रियलिटी अल्टरिंग एबिलिटीज नहीं थी, इसलिए वंडा सिर्फ लो लेवल टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल कर पाती थी। बट हेला के पास जाकर उसका माइंड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। हेला वंडा को सेंस करके उसे स्टैप कर देगी। इस टाइम पर वंडा की एनर्जी शील्ड भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं हुआ करती थी, इसलिए हेला के नेक्रोसॉर्ड को वंडा ज्यादा देर के लिए ब्लॉक नहीं कर पाएगी और आखिर में हार जाएगी। अब एमसी वर्जन के क्विक सिल्वर के पास सिर्फ तेज भागने की एबिलिटी और थोड़ी बहुत एनहांस स्ट्रेंथ भी थी, बट ये काफी नहीं है गॉडेस ऑफ डेथ को बीट करने के लिए। हम पहले भी देख चुके हैं कि थॉर क्विक सिल्वर को सेंस कर रहा था, सो सेम काम हेला भी कर सकती है। और हेला तो थॉर के लाइटनिंग अटैक्स को भी अपने स्पीड से ब्लॉक कर देती है, जिससे ये समझ आता है कि गॉडेस ऑफ डेथ का रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए हेला क्विक सिल्वर को सेंसेस के थ्रू देख सकती है। और पीटरो की बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, इसलिए हेला का एक ही ब्लेड काफी है इसका चैप्टर खत्म करने के लिए। अब एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी ने मल्टीपल आर्मर्स का यूज किया था। अब अगर टोनी हल्क बस्टर के साथ फाइट करने आता है तो बुरी तरीके से पिट जाएगा क्योंकि हल्क बस्टर इस ग्रीन मॉन्स्टर
बस्टर को बीट करने के लिए बना था, जबकि हेला की पावर्स कंप्लीटली डिफरेंट है। वो अपने स्ट्रेंथ से हल्क बस्टर को बहुत ज्यादा डैमेज कर देगी। बट मार्क 45 ड्यूरेबल आर्मर है, लेकिन उसके बाद भी इस सूट में ऐसे वेपन्स नहीं है जिससे हेला को कुछ होगा। रिपल्सर और मिसाइल वैसे भी गॉडेस ऑफ डेथ पे काम नहीं करने वाले, और ये आर्मर गोल्ड टाइटेनियम से बना है, जिसे कट करना हेला के लिए बहुत ईजी काम होने वाला है। इसलिए सिर्फ आर्मर्स के भरोसे रहकर तो टोनी हेला को बीट नहीं कर सकता, और प्रिपरेशन करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हेला को सच में मारना है तो एसगार्ड को कोर से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और अगर टोनी ऐसा करने जाएगा तो हेला तो साइड रह जाएगी, थोर खुद आयरन मैन को कूट देगा। इसलिए आयरन मैन भी हेला को बीट नहीं कर सकता। अब हल्क ने कई बार एसगार्डियंस को उनकी औकात दिखा रखी है, बट हेला की बात कुछ और है। अब एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क और थॉर की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन क्योंकि हेला थॉर से 1500 साल बड़ी है और एसगार्डियन टाइम के साथ पावरफुल बनते चले जाते हैं, इसलिए बात साफ हो जाती है कि हेला की स्ट्रेंथ हल्क से बेटर है। ऊपर से आयरन मैन की विजन में हमने देखा है कि हल्क को कैसे चित्तौरी आर्मी ने स्टैप करके मार दिया था। सो सेम तरीके से हेला हल्क को मार सकती है। हेला के नेक्रोसोर्ड ओरो मेटल को भी कट कर देते हैं, इसलिए ये बड़ी आसानी से हल्क की स्किन को भी कट कर देंगे। हो सकता है हल्क को 1, 2 या फिर 10 नेक्रोसोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हेला ने 60-70 नेक्रोसोर्ड हल्क को मार दिए तो हल्क बुरी तरीके से घायल हो जाएगा। और सोचो हेला ने अगर 300 फीट वाले ब्लेड्स फेंकना शुरू कर दिए तो हल्क का क्या होगा। हल्क खुद को हील करता है, लेकिन इसी एबिलिटी की वजह से उसकी डेथ सबसे ब्रूटल होने वाली है। अब रैग्नारोक का थोर और एज ऑफ अल्ट्रॉन का थोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऊपर से एज ऑफ अल्ट्रॉन थोर प्री अवेकन है, जो अपने म्यूनियर के भरोसे रहकर फाइट करता है। सो ओवरऑल देखे तो ये एक मिसमैच है। इस टाइम पर ना तो थोर की स्ट्रेंथ लेवल अच्छी थी, और ना ही उसके पास हेला जितना बैटल एक्सपीरियंस है, और वो अपने लाइटनिंग पावर्स को बहुत ज्यादा वॉल्यूम में कंट्रोल नहीं कर सकता, और म्यूनियर को तो हेला वैसे भी तोड़ के रख देगी। इसलिए अल्ट्रॉन टाइमलाइन वाले थोर का कोई चांस नहीं बनता हेला को बीट करने का। अब विजन से फाइट करने में हेला को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हेला जब भी कोई शार्प वेपन यूज करेगी विजन उस अटैक से फेस कर जाएगा। लेकिन अच्छा होगा अगर विजन खुद को डेंस ना बनाए, क्योंकि हेला की स्ट्रेंथ लेवल गॉड लेवल की है। सो अगर गलती से विजन हेला के हाथों लग गया तो हेला उसे क्रश कर सकती है। फिर फर्क नहीं पड़ता विजन खुद को डायमंड जितना भी ड्यूरेबल बना ले। और विजन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि वो फेजिंग करके भी हेला के इंटरनल ऑर्गन्स को खराब नहीं कर सकता, क्योंकि एसगार्डियन मैजिक से हेला खुद को सिर्फ कुछ सेकंड्स में हील कर लेगी। इसलिए इनकी फाइट बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली है, लेकिन आखिर में हेला विनर बन जाएगी, क्योंकि विजन खुद को हील नहीं कर सकता और हेला काउंटलेस नेक्रोसोर्ड प्रोड्यूस कर सकती है। अगर एक भी नेक्रोसोर्ड विजन को लग गई तो वो फेस नहीं कर पाएगा, और इसके बाद तो वैसे भी विजन को टेक डाउन करना इजी काम है, इसलिए विजन भी यहाँ पर हार जाएगा। लोकी वर्सेस कैप्टन मार्वल, अब ये कंप्लीटली मिसमैच है। 2012 वाला लोकी को हम कैप्टन मार्वल से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन गॉड ऑफ स्टोरीज एक अलग ही डिफरेंट लेवल बीइंग है। का एक तरफ लोकी है जो पूरे मल्टीवर्स को पकड़ के बैठा हुआ है, साथ में अपने एसगार्डियन मैजिक से सारे टाइमलाइंस को पावर दे रहा है, और ये भी देख रहा है कि कोई कैंग वेरिएंट टाइमलाइन में इंटरफेयर ना कर दे। लेकिन फिर आती है कैप्टन मार्वल, जिसे अपनी पावर स्पेस स्टोन से मिली है, और अब ये यूनिवर्स के कई सारी गैलेक्सीज को प्रोटेक्ट करती है, और कई बार तो ये प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती है। कैप्टन मार्वल के पास प्रोटॉन ब्लास्ट है जो एलियन शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट लोकी लूम के ऑरा में चल चुका है, तो कैप्टन मार्वल की बीम्स का तो उस पर थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब लोकी यहाँ पर चल रहा था तब उसकी एज भी इनफिनाइट लेवल पर बढ़ चुकी है, और ओडिन की मैजिक की वजह से लोकी एक एसगार्डियन है, इसलिए आज के डेट में लोकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसगार्डियन है। इसलिए फिजिकल स्ट्रेंथ में कैप्टन मार्वल लोकी के आसपास भी नहीं है, और लोकी के पास टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटीज है। वो चाहे तो इटर्निटी तक कैप्टन मार्वल को एक ही जगह पर फ्रीज कर देगा, और कैप्टन मार्वल के पास टाइम रिलेटेड अटैक्स का कोई काउंटर अटैक नहीं है, इसलिए लोकी के लिए 2 सेकंड बहुत है कैप्टन मार्वल को बीट करने के लिए। स्कारलेट विच वर्सेस फ्लैश, एक रियलिटी मैनिपुलेटर वर्सेस एक ऐसा लड़का जो बहुत ज्यादा तेज भाग सकता है, इतना कि टाइम ट्रेवल भी कर दे। अब जब ये एक दूसरे के सामने आएंगे तब स्पीड की वजह से फ्लैश पहले अटैक करेगा, क्योंकि स्कारलेट विच को फ्लैश की पावर्स की नॉलेज नहीं है, इसलिए उसे अटैक हिट कर जाएगा। बट स्कारलेट विच एक अच्छी खासी ड्यूरेबल कैरेक्टर है, इसलिए उसे फ्लैश के अटैक से कुछ नहीं होगा। बट अब स्कारलेट विच समझ जाएगी कि फ्लैश एक स्पीडस्टर है, और वंडा का भाई और बेटा ऑलरेडी स्पीडस्टर रह चुके हैं, इसलिए स्कारलेट विच को ऑलरेडी पता है कि उसे फ्लैश को कैसे बीट करना है। स्कारलेट विच फ्लैश का माइंड कंट्रोल कर सकती है, या फिर टेलीपैथिक अटैक से उसका फोकस खराब कर देगी, या फिर हेक्स बनाकर फ्लैश को अपना पपेट बना सकती है। और वंडा चाहे तो मिस्टर फैंटास्टिक वाला भी ट्रीटमेंट फ्लैश को दे सकती है, या फिर फ्लैश के दोनों पैर को हमेशा के लिए गायब भी कर सकती है। फ्लैश फास्ट है, लेकिन वो कभी रियलिटी मैनिपुलेशन के सामने नहीं जीत पाएगा। और कुछ सुपर फैंस ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लैश ज्यादा फास्ट है, और अगर वो हार गया तो टाइम में पीछे जाकर सब कुछ चेंज कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। स्कारलेट विच की रियलिटी अल्टरिंग एबिलिटी स्पीड ऑफ थॉट से काम करती है, जो फ्लैश के कंपैरिजन में बहुत फास्ट है, और साथ में फ्लैश पास्ट में जाकर सब कुछ चेंज करेगा, तो प्रेजेंट में कोई चेंज देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि वंडा 616 यूनिवर्स है, और अगर यह पास्ट की चीजों को चेंज कर दे तो उसका असर प्रेजेंट में देखने नहीं मिलता है, बस एक अलग टाइमलाइन बन जाती है। इसलिए फ्लैश बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर हार जाएगा स्कारलेट विच के सामने। लेकिन इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चन से यही खत्म होता है। अब अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दो, हम 300K को बहुत जल्दी टच करने वाले हैं।